मेरे बड़े पापा का बेटा हमारे साथ रहता था। मेरा कोई भाई नहीं था तो मैं उसको भाई ही समझती थी, लेकिन वह मुझ पर गंदी नज़र रखता था। मैं उससे 10 साल छोटी थी, लेकिन एक दिन जब मैं स्कूल में वापस आई तो घर में कोई नहीं था, सिर्फ मेरा भाई था। मैं उसके कमरे में गई तो उसने दरवाज़ा बंद करके मेरे साथ ऐसा काम किया कि मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं बिस्तर पर पड़ी आंसू बहा रही थी। कांच का ग्लास टूटकर चकनाचूर हो गया था और हाथ से मेरे सारे अरमान और जज्बात भी चकनाचूर हो गए थे। मेरी रोने से कमरे के चारों दीवारें गूंज उठे थे, लेकिन उस इंसान को कोई असर नहीं हुआ था। मैं अपने ही घर में महफूज नहीं रही थी। मेरे शरीर दर्द से टूट रहा था। मेरी आंखों के सामने का हर चीज़ धुंधला गया था। मेरी आंसुओं ने तकियों को पूरा भिगा दिया था, लेकिन आंसू फिर भी रुक नहीं रही थी और बहते ही जा रहे थे। मेरे दिल पर जो जख्म लगे थे वो शायद सारी जिंदगी मिट नहीं सकते थे। उस दिन का एक एक बात मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और इससे लग रहा था जैसे मेरे पापा की ये यादें मेरी आंखों में बसी हुई। मैं अपने पापा की रानी थी। अगर आज मेरे पापा जिंदा होते तो शायद किसी के अंदर यह हिम्मत ना होता कि वह मुझे मेरे ही घर के अंदर बर्बाद कर दे। आज तो इस घर के दीवारें भी मेरे पर रो रही थी। ये वही घर था जहाँ कभी मेरी हंसी गूंजा करती थी। आज मेरे चीखों से ये घर गूंज उठा था। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। ना जाने मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया था जिसकी सजा यूं मेरे नसीब में लिखी गई थी, वह भी उस इंसान के हाथों जिसे वो सबसे ज्यादा भरोसा कर बैठी थी। वो इंसान मुझे बर्बाद करके खुद घर से बाहर निकल गया था। और कई घंटों बाद अपनी हालात पर रोने के बाद मैं बिस्तर से उठकर खड़ी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मैं वॉशरूम में गई तो आईना में अपना चेहरा देखकर एक बार फिर मेरे आंसू बह निकले। मेरे चेहरे पर जगह जगह दांतों के निशान थे। मैंने अपने चेहरे पर पानी का छींटा मारा और खुद को संभालते हुए वापस अपने कमरे में आई। मम्मी की आने में ना जाने अभी कितना समय बाकी था। मैंने खुद को कमरे के अंदर से बंद कर लिया। डर के मारे मैं अभी भी थर थर काँप रही थी। बार बार मुझे ख्याल आता कि मैं कोई भयानक सपना देख रही हूँ। मेरी आँख खुलेंगी और यह सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं सच्चाई से नजरें नहीं चुरा सकती थी। ये कोई भयानक सपना नहीं था, बल्कि एक भयानक सच था जो अब मेरे साथ सारी जिंदगी रहने वाला था। मैं एक बार फिर जोरदार चीख मारकर रो पड़ी थी। शायद अब सारी जिंदगी मुझे ऐसे ही रोना था। रात हुई, मम्मी और मेरी छोटी बहन वापस लौटे तो मम्मी मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाने लगी। मम्मी की आवाज़ सुनकर मैं लपक के दरवाज़ा खोल दिया और उनके गले लगकर ज़ोर से रोने लगी। मम्मी तो मेरी हालत देखकर सांस लेना भूल गई थी। वो बेयकीनी से मुझसे पूछ रही थी कि ये सब क्या है। मैं मम्मी को एक एक बात बता दी, जिसे सुनकर मम्मी के पैर से ज़मीन निकल गई। मम्मी के लिए तो मेरे लफ्ज़ों पर यकीन करना ही नामुमकिन था, लेकिन मेरी हालत उन्हें बहुत दुख कर चुकी थी। मुझे लगता था शायद तकदीर ने मेरे लिए इतना ही आजमाइश लिखी थी, लेकिन मुझे ये खबर नहीं था कि अभी तो मेरे लिए आजमाइशों का एक दरिया बाकी था। हम दो बहनें सारा दिन शोर शराबा मस्तियाँ करते। घर में हर समय रौनक लगी रहती। पापा हम दोनों बहनों को देखकर जीते थे, पर माँ हमारी शरारतों से परेशान थी। पापा के ऑफिस से लौटते ही मैं उनके गले लग जाती थी और उनके अपने सारे दिन का कहानी बताती थी। मैं जब तक पापा को एक एक बात ना बता देती मुझे सुकून नहीं आता था। मम्मी ने मुझे पापा को जान कहा करती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन ना जाने अचानक ही हमारे हंसते घर को किसकी नज़र लग गई थी। ऐसा लगता था जैसे खुशियाँ हमसे रूठ गई हो। पापा का एक्सीडेंट हो गया था और वो बिस्तर पर पड़ गए थे। घर के हालात अचानक से ही खराब होने लगी। कोई भाई तो था नहीं जो पापा की देखभाल करता। मम्मी को ही सब कुछ देखना पड़ रहा था। पापा के बड़े भाई काफ़ी दिन से पापा से नाराज़ थे और हमारा उनसे मिलना जुलना बंद था। लेकिन जब पापा का एक्सीडेंट हुआ तो मेरी मम्मी ने खुद उन्हें फ़ोन करके पापा के बारे में बता दी। मम्मी को यकीन था कि पापा का एक्सीडेंट सुनकर बड़े पापा के सारे दुश्मनी खत्म हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ था। पापा के बारे में सुनते ही बड़े पापा को देखने के लिए आए तो वहाँ पापा के पास बैठकर बहुत रोए और हमारी हालात देखकर कहने लगे, तुम लोगों के लिए अब अकेले रहना मुश्किल है, इसलिए मैं मुकेश को कहता हूँ कि वो तुम लोगों के पास आकर रुक जाए। मुकेश उनका बड़ा बेटा था और बहुत ही अच्छा था।
मैंने उन्हें आज से 5 साल पहले देखा था। उसके बाद हमारे बड़े पापा से रिश्ता खत्म हो गया था। बड़े पापा की बात सुनकर मम्मी ने सुकून का सांस लिया कि मुकेश भाई की आ जाने से थोड़ी बहुत मुश्किलें कम हो जाती। पापा बिस्तर पर पड़े दर्द से कराहते रहते थे और हम दोनों बहनें पापा को देखकर रोते रहती। मैंने सारी जिंदगी में कभी पापा को आराम करते नहीं देखा था और पापा पिछले 15 दिन से बिस्तर पर पड़े हुए थे। मुकेश भाई हमारे घर आ गए थे। वो पापा की पूरी तरह देखभाल कर रहे थे और उनके आ जाने से भाई की भी कमी पूरी हो गई थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और पापा ज्यादा दिन तक हमारे साथ ना रह सके और हमसे बिछड़ गए। पापा की मौत ने तो मम्मी के कमर तोड़ दी थी और हम दोनों बहनों के लिए तो ये यकीन करना ही मुश्किल था कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी उम्र 15 साल थी जबकि मेरी छोटी बहन अभी सिर्फ 12 साल की थी। पापा हमेशा कहा करते थे कि वह हम दोनों बहनों को डॉक्टर बनाएंगे और हमें हमारी धूमधाम से विवाह कराएंगे, लेकिन वो अपनी कोई भी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाए थे। पापा के मृत्यु के बाद मुकेश भाई को माँ ने वापस ना जाने दिया और वो हमारे ही घर रहने लगे थे। बड़े पापा का घर दूसरा शहर में था। हमारे सारे रिश्तेदार भी दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन पापा के नौकरी की वजह से हम लोग इस शहर में आ गए थे। पापा की मृत्यु के बाद बड़े पापा चाहते थे कि हम उनके शहर ही चले, लेकिन मेरी पढ़ाई की वजह से अभी हमारा जाना मुमकिन नहीं था। मेरी 10वीं क्लास की बोर्ड का पेपर बाकी था। दूसरे शहर जाने की वजह से मेरी पढ़ाई खत्म हो जाती, जबकि मैं तो अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती थी और डॉक्टर बनना चाहती थी। मम्मी ने बड़े पापा से कह दिया कि जैसे ही बड़ी बेटी की पढ़ाई खत्म होगी हम लोग आपके साथ चलेंगे। बड़े पापा को हम लोगों की बहुत फिक्र थी, इसलिए वो हर 2 महीने के बाद एक बार मिलने आया जाया करते थे। मुकेश भाई भी कुछ दिनों के लिए अपने घर जाने की बात करते तो मैं फौरन ही रोने लगती और उन्हें रोक लेती। मैं चाहती थी कि मुकेश भाई हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएं, हमेशा हमारी आंखों के सामने रहें। पापा के जाने के बाद मुकेश भाई ने काफ़ी कुछ हमारे घर की जिम्मेदारियां संभाली थी। वो मुझसे 10 साल बड़े थे, लेकिन मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हमारा गुजर बसर पापा के पेशेंट से हो रहा था। मुकेश भाई ने हमारे ही शहर में नौकरी कर ली थी और वो अपनी कमाई का कुछ पैसा भी मम्मी के हाथ पर रख दिया करते थे। मम्मी के लिए तो मुकेश भाई कोई बेटा से कम न था, जिन्होंने पापा की कमी पूरे करने की कोशिश की थी। मैं मुकेश भाई के जॉब से आते ही उनके आगे पीछे घूमने लगती और पापा की तरह उन्हें अपने दिन भर की कहानी सुनाती। रात को मुकेश भाई थक कर सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगते तो मैं ज़बरदस्ती उनके आगे अपनी किताबें रख देती और उनसे अपना काम करवाती। जितनी देर से उनके पास बैठती उन्हें मोबाइल फ़ोन भी ना उठाने देती और कभी तो मैं चुपके से उनका फ़ोन ही बंद कर देती। मैं अक्सर मम्मी से कहती कि मुकेश भाई बिल्कुल मेरे सगे भाई जैसे ही हैं। मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत और सम्मान था। एक दिन मैं थकी हारी स्कूल से घर लौटी तो पता चला कि मेरी मम्मी और छोटी बहन किसी करीबी रिश्तेदार के मृत्यु की वजह से दूसरे शहर हो गई हुई है। वो दोनों मुझे छोड़कर इसलिए चले गए थे क्योंकि मेरी 10वीं क्लास की पेपर थी। घर में मुकेश भाई मौजूद थे और उन्होंने ही मुझे ये बात बताई थी। वो आज नौकरी पर भी नहीं गए थे, वो घर पर ही मौजूद थे। उनकी बात सुनकर मैंने अपना यूनिफॉर्म बदला और खाना लेने के लिए किचन में गई तो उन्होंने आवाज़ देकर कहा कि मैं उन्हें एक गिलास पानी पिला दूं। जैसे ही मैं पानी का ग्लास लेकर मुकेश भाई के कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने दरवाजे की कुंडी लगा दी। पहले तो मुझे लगा शायद वो मुझे तंग करना चाहते हैं, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि उनकी नज़र ठीक नहीं है। उसके बाद तो जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया वो सोचकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने दरवाजे की कुंडी लगाकर छोटे छोटे कदम उठाते मेरे करीब आए तो मेरे हाथ पांव कांपने लगे और मेरे हाथों से ग्लास टूटकर जमीन पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। मुकेश भाई ने मुझे धक्का देते हुए बिस्तर पर गिरा दिया और सारे हदे को पार करते हुए मुझ पर इस तरह हावी हुए कि मैं बचकर नहीं निकल सकी। मुकेश भाई ने मुझे पूरी तरह लाचार कर दिया था और मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि ये वो इंसान थे जिसे मैं अपना भाई मानती थी। मैं मुकेश भाई से कहने लगी कि वो मुझे जाने दे। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको भाई समझती हूँ और मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरा यह बात सुनकर तो मुकेश भाई बहुत ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हारे समझने से मैं तुम्हारा भाई नहीं हो जाऊँगा। मैं बहुत दिन से इस मौके का तलाश में था कि कब तुम मुझे अकेले मिलो और मैं तुम्हें अपना समय दूं।
आज तुम्हारी मम्मी की मासी का मृत्यु की वजह से मुझे ये मौका मिला है और मैं इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। यह कहकर उन्होंने मेरे पूरे शरीर पर जख्मों के निशान छोड़ दिए। मेरी लाख मना करने के बाद भी उन्हें मुझ पर तरस न आया और वह मुझे पूरी तरह बर्बाद करके घर से निकल गए। जब मम्मी घर वापस आई और मैंने उन्हें सारी सच्चाई बताई तो मम्मी के लिए विश्वास करना मुश्किल हो गया। थोड़ी ही देर में मुकेश घर के अंदर आया तो मम्मी उसका कॉलर पकड़ ली और उनसे पूछा कि वो किस तरह हमारी इज्जत पर खेल सकते हैं। यह सुनकर मुकेश भाई हैरत से मम्मी को चेहरा देखने लगे और कहने लगे कि वो तो अभी घर में दाखिल हुए हैं। मम्मी की बात सुनकर एक लम्हे के लिए वह चौंक गए। वो हैरानी से मम्मी से पूछ रहे थे कि आखिर क्या हो गया है और मम्मी क्यों उनका कॉलर पकड़ रही है और क्यों ऐसी बातें कर रही है। मम्मी ने टूटे फूटे आवाज़ में उनसे पूछा कि उन्होंने मेरी बेटी से क्यों खेला। ये सुनकर मुकेश भाई गुस्से में आ गए और कहने लगे कि आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं। काजल तो बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह है। मैं तो उससे बुरी नज़र से देखने के बारे में भी सोच नहीं सकता। आप मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम कैसे लगा सकती है। आप अपनी बेटी से पूछिए कि ये किसके पाप मेरे सर पर डालने की कोशिश कर रही है। मैं तो काजल को आपके जाने के बारे में बताकर काम पर चला गया था क्योंकि आज मुझे बहुत काम था और मैं अभी आपके सामने लौट कर आया हूँ। अगर मैं काजल के साथ ऐसी कोई हरकत करता तो लौट कर वापस क्यों आता। काजल का काफ़ी दिनों से एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा था और मैं ये बात जानता था, इसलिए मैं चुप था कि एक दिन काजल खुद आपको सब कुछ बता देगी। मुझे क्या पता था कि काजल मेरे ही सम्मान पर कीचड़ उछाल देगी। हो सकता है कि काजल ने अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हुए उस लड़के को घर बुलाया हो और वो लड़का आपने हदें पार कर दिया हो। काजल ने मुझ पर इल्ज़ाम डाल दिया। मुकेश भाई की बात सुनकर मम्मी शक की नज़र से मेरी तरफ देखने लगी और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं तो ये सोच बैठी थी कि मुकेश भाई अपने पाप को मान लेंगे, लेकिन वो तो मुझसे ही गलत साबित करने लगे। मैंने मम्मी से कहा कि मुकेश भाई झूठ कह रहे हैं, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। मुकेश भाई ने ही मुझे बर्बाद किया है। यह सुनते ही मुकेश भाई ने आगे बढ़कर मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। कहने लगे, काजल अपनी गलती मानने के बजाय तुम मुझे बुरा कह रही है। मम्मी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। मुकेश भाई गुस्से से मम्मी से कह रहे थे कि वो एक पल भी इस घर में अब नहीं रहना चाहते। वो अपने कमरे में गए और अपना सामान रखने लगे। मम्मी ने मुझे हाथों से पकड़ लिया और कहने लगी कि सच बताओ कि ये सब किसने किया है। मैं रोने लगी थी। मैं किस तरह साबित करती कि ये सब मुकेश भाई ने ही किया था। थोड़ी ही देर में मुकेश भाई अपना सामान लेकर कमरे से बाहर निकल आए थे। वो मम्मी से कहने लगी कि आंटी अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं ठहर सकता। मैं यहाँ अपने अंकल की कमी पूरा करना रहा था, लेकिन आपकी बेटी ने मेरे किरदार पर कीचड़ उछालकर मुझे बहुत दुख पहुँचाया है और अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं ठहर सकता। मम्मी तो मुकेश भाई के जाने के सोचकर परेशान हो गई थी क्योंकि पापा के बाद वो हमारा बहुत बड़ा सहारा था, लेकिन मुकेश भाई किसी तरह रुकने के लिए तैयार नहीं थे। मम्मी ने मुकेश भाई से कहा कि वह रात भर तो रुक जाएं, भले सुबह होते ही चले जाएं, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। मुकेश भाई को मम्मी की ये बात ठीक लगी, इसलिए वह अपने कमरे में वापस चले गए। मम्मी ने मुझे कहा कि मैं सोच समझकर उन्हें सुबह तक सब कुछ सच सच बता दूं। मम्मी की बात ने तो मुझे और भी ज़्यादा घायल कर दिया था क्योंकि मेरी मम्मी को मेरी बजाय मुकेश भाई पर भरोसा था। माँ अपने कमरे में चली गई थी और मेरी छोटी बहन भी सो चुकी थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बेचैनी से घर में यहाँ वहाँ चक्कर लगाने लगी। मुझे बहुत ज़्यादा घुटन का एहसास हो रहा था। मैं छत पर जाने लगी तो अंधेरे में मुझे मुकेश भाई की आवाज़ आ रही थी। वह छत पर मौजूद थे और शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। मुकेश भाई की बातों ने मुझ पर बहुत ही हकीकत खोल दी थी कि वो किसी से फ़ोन पर कह रहे थे कि बस अब इंतज़ार का समय ख़त्म हो चुका है और मैं कल सुबह ही वापस आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से ना जाने क्या कहा गया था। जवाब में वह कहने लगे कि मैंने हमेशा के लिए पूरी तरह इंतज़ाम कर लिया है। अब मेरे और तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर मुकेश भाई के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। मुझे देखकर वो चौंक गए थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दे कि उन्हें मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
उन्होंने फ़ोन रखकर मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि तुमने मुझे मजबूर किया है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करूं। मैं यहाँ अंकल की बीमारी की वजह से आया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अपना गुलाम बना कर रख लिया। मेरी अपनी भी एक ज़िंदगी है और कुछ ख्वाहिशें थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अपना गुलाम बना कर रख लिया और अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। मैं वापस अपने शहर जाना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने जाने नहीं दिया और तुम किस तरह मुझसे रिश्ता बना ली। मैं थका हारा जॉब से लौटता और आराम करना चाहता, लेकिन तुमने मुझे सुकून ना लेने दिया। कभी पढ़ाई के बहाने मुझे तंग करती और कभी फालतू काम मेरे सर पर डालती। मुझे तुम्हारा यूं ज़बरदस्ती मेरे गले पड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। तुम्हें मेरे फ़ोन भी काट देते थे और जब दिल चाहता मेरी फ़ोन मुझे बताए बिना ऑफ कर देती, जबकि तुम अच्छे से जानती थी कि मेरी मंगनी हो चुकी है और मेरी मंगेतर मुझे फ़ोन करती है, लेकिन उसके बाद भी तुम उसका फ़ोन काट देती थी। तुम्हारे वजह से हर रोज़ हम दोनों से झगड़े होने लगे थे। मेरी मंगेतर पूजा चाहती थी कि वो मैं वापस आ जाऊँ, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे रोने धोने की वजह से लाचार हो रुक गया था। पूजा मुझ पर शक करने लगी थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे और तुम्हारे दरमियान रिश्ता बन चुका है। इसलिए परसों रात उसने मुझे फ़ोन कर कर साफ-साफ कह दिया, अगर मैं लौट कर वापस ना आया तो वो ये मंगनी तोड़ देंगे। और मैं उससे बहुत प्यार करता था और मैंने उसे अपनी पसंद की मंगनी की थी। हम दोनों की जल्दी शादी होने वाली है और सिर्फ तुम्हारी वजह से ये रिश्ता ख़त्म होने वाला है। तुमने मुझ पे इस कदर लाचार कर दिया कि मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं तुम्हें इस बात का सबक सिखाऊं कि ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता नहीं बनाए जाते। मुझे तुम लोगों की मदद करने में कोई एतराज़ नहीं था, ना ही मुझे तुम्हारे पास आना बुरा लगता था, लेकिन हर रिश्ते का भी कोई हद होता है। तुम तो पूरी तरह मेरे सर पर इस तरह सवार हो गई थी कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। पूजा से होने वाले झगड़े ने मुझे इस कदर गुस्सा दिला दिया कि मैं तुम्हारे साथ वह सब कुछ कर गुजरा जो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं बुरा नहीं था, ना ही मेरे नीयत में तुम्हारे लिए कोई ऐसा वैसा था, लेकिन तुम्हारी अपनी हरकतों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ गलत हरकत कर गया और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी है, लेकिन मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। तुम्हें यह बात समझ लेनी चाहिए थी कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती किसी को अपना भाई बनाकर इस तरह ज़िंदगी पर सवार नहीं हो सकती थी। मैं पूजा को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैं सुबह होते ही यहाँ से वापस अपने शहर चला जाऊँगा और तुम अच्छे से यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारना और किसी के ज़बरदस्ती रिश्ता बनाने की कोशिश ना करना। मुकेश भाई की बातों ने मुझे चौंका दिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझसे सिर्फ़ और सिर्फ इस बात का बदला इतनी बेरहमी से लेंगे कि मैं हर समय उनके आगे पीछे रहती थी। यह सच था कि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा तंग करती थी और यह जानते हुए भी कि उनकी मंगेतर का फ़ोन है, फ़ोन काट दिया करती थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि हमारे अलावा किसी और को वो समय दे। कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये ख्वाहिशें दबी हुई थी कि मैं उनका पूजा से रिश्ता ख़त्म करवा दूं, ताकि वो अपने शहर लौट कर वापस ना जाएं बल्कि हमारे साथ ही रह जाएं। मैं तो बहुत बार मम्मी से यह भी कहा करती थी कि हम मुकेश भाई का रिश्ता अपने ही शहर में कहीं करवा देते हैं, फिर वो हमेशा यहीं रह जाएंगे, और मम्मी मेरे इस बात को मजाक में लेती थी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैं अपने रवैये से इस तरह मुकेश भाई का दिल दुखा रही थी। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे और मैं खामोशी से उतरकर नीचे चली आई थी। उन्हें अपने किए का एहसास था और मुझे अपनी गलती का, लेकिन वो सब कुछ ठीक नहीं हो सकता था जो मुझ पर गुजर चुका था। अगली सुबह जब मैं कमरे से निकला तो मम्मी ने बताया कि मुकेश अपने शहर वापस जा चुका है। मम्मी मुझे ये जानना चाहती थी कि यह सब किसने किया, लेकिन आज मेरे पास उन्हें जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने अपने मुंह पर पूरी तरह ताला लगा लिया था। मेरी वजह से पहले ही मुकेश भाई पूजा को खोने वाले थे, और अगर ये बात दुनिया वालों के सामने आती तो शायद उनका और पूजा का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता। मैं दिल से मुकेश भाई को अपना भाई मानती थी और अब उन्हें दर्द नहीं पहुंचाना चाहती थी। अपनी कम उम्र और कम दिमाग की वजह से मैंने उन्हें पहले ही बहुत परेशान कर दिया था। मैंने बहुत बड़ा गलती किया था, लेकिन यह बात मुझे अच्छे से समझ आ गई थी कि हम किसी रिश्ते को जबरदस्ती बांध कर नहीं रख सकते। अगर हम किसी पर सवार होंगे तो कहीं ना कहीं वह हम उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।